हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आपको आएगी जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कभी कभी लगेगा कि दो तीन वर्ड एक साथ में कंपेयर करें, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। और एक छोटा सा सिर्फ डेफिनेशन हमेशा पढ़ते, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इस तरीके से रीड करते। लेकिन वो वैल्यू कहाँ से आया, कैसे मेजर किया गया, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के बाद में ये चीज़ पाया गया है कि किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में या अणु में उतनी ही संख्या होती है जितनी कि कार्बन के 1 ग्राम में, 1 ग्राम कार्बन में या 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी कहने का मतलब प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 क्या है कि आइसोटोप्स है कार्बन के। आइसोटोप्स आप जानते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एलिमेंट्स हैविंग different atomic mass but different atomic same atomic number is called isotopes। आइसो का मतलब सेम, टोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर सेम लेकिन डिफरेंट। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं और कार्बन 14 होते हैं। ये इसका एटॉमिक वेट है, ये चीज आप जान रहे हैं, ठीक? ये एटॉमिक वेट है। लेकिन कार्बन 12 वाला आइसोटोप्स लिया गया और ये पाया गया कि कार्बन के 1 ग्राम, आप कार्बन बोलिए, 1 ग्राम ऑफ कार्बन, सॉरी मार्कर चेंज कर देता हूं, 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू, आपके पास पाया गया ये जो वैल्यू है, जो पार्टिकल्स है, वो आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, ठीक है? ये चीज पाया पॉइंट में। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट के बाद आया। एक्सपेरिमेंट के बाद में कैसे यार इतनी ही संख्या किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में इतनी ही संख्या पाई जाती है, चाहे अणु की चाहे परमाणु की। जब तत्व की बात करें तो परमाणुओं में, अगर किसी पदार्थ की बात करें तो अणुओं में 1 ग्राम अणु में परमाणु 1 ग्राम पदार्थ में, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या तथा किसी भी तत्व के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या हमेशा से बराबर होंगी। और वो किसके बराबर पाए जाएंगे? वो कार्बन 12 के 1 ग्राम के बराबर। और कार्बन 12 पे कभी कभी लिखा होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये बात भी सही है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये बात भी सही है। 12 ग्राम यहाँ से क्यों लिया गया ये देखिए, क्योंकि कार्बन 12 जब हम देते तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो आपका 12 है, तो 12 ग्राम एटॉमिक मास यूनिट होता है। और एटॉमिक मास यूनिट को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 12 ग्राम लिखते हैं इस चीज को, ठीक है? तो 12 ग्राम कार्बन ऑफ कार्बन 12 तब भी यही चीज, लेकिन 1 ग्राम और 12 ग्राम ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये बात तो आप समझ। तो कभी भी किसी भी कोई भी चीज लिखा हुआ है, चाहे ए बी कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड है और एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 ग्राम है। अगर इसके सामने हमने 2 लिख दिया तो ये 2 ग्राम होगा, अगर इसमें 3 लिख दिया तो ये 3 ग्राम हो जाएगा। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा जितने ग्राम के बराबर होगा, जब हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर, अभी हमसे कहा जाए कि कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, तो आप बोलेंगे 12 होता है। तो 12 जो है कोई संख्या है, सिर्फ हम 12 लिखते हैं, लेकिन इसको यूनिफाइड वैल्यू बताया गया, बाद में इसको यू से भी इंडिकेट किया गया, या सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट से भी इसको जाना गया, यू से जाना गया। अगर इसको ग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 12 ग्राम हो जाएगा। बात समझ पा रहे? तो एक कार्बन के लिए कितना हो गया? 12 ग्राम, यानी कहने का मतलब एक कार्बन बराबर 12 ग्राम। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम की जब बात करते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम के बराबर आएगा। दूसरी कंडीशन में जब हम 1 ग्राम सिर्फ कार्बन इस तरीके से लिखते हैं, इसके मतलब इसके पहले हमने कोई नंबर नहीं रखा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 4 कार्बन इस तरह से लिखा, इसका मतलब ये हो गया 4, तो उस समय इसकी जो संख्या है ये 4 इंटू 6.022 इंटू
10 दी पावर 23 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम 1 मानेंगे, और 1 मानेंगे तो इस समय हम इसको क्या बोलेंगे, 1 ग्राम परमाणु में 1 ग्राम परमाणु सॉरी कार्बन के 1 ग्राम परमाणु इसको मानेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो किसी पदार्थ का 1 ग्राम परमाणु ऑफ कार्बन बोलिए या 12 ग्राम परमाणु ऑफ कार्बन बोलिए, यहाँ पे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये पता चला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 द पावर 23 एटम। ओके, ये जो चीज है ये आपका क्या है, अवगाद्रो नंबर या अवगाद्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसे एल से या कभी कहीं भी इसे एल ए से इंडिकेट करते हैं, जो अवगाद्रो नंबर को इंडिकेट करता है। और ये अवगाद्रो नंबर, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 ग्राम बोला था, तो 1 ग्राम बोला था, तो ये 1 ग्राम जो आपने बोला था इसे 1 मोल भी हम कह सकते हैं, और यही हमारा क्या होता है, मोल होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये मोल क्या चीज है, तो ऐसे समझिए डियर स्टूडेंट, जब हम बोलते हैं कि 1 डजन, 1 दर्जन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि 12 थिंग्स, 12 वस्तुएं होनी चाहिए। 1 डजन की जब बात करते हैं, 1 दर्जन की बात करते हैं उस समय तो 12 थिंग्स तुरंत आ गया। उसी तरीके से जब हम 1 मोल के बारे में डिस्कशन करेंगे, 1 मोल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमारे पास तुरंत दिमाग में आ जाएगा 6.022 इंटू 10 द पावर 23 पार्टिकल्स। क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स वर्ड क्यों लिखा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज पता चला, किसी पदार्थ का 1 मोल, पदार्थ का वह मात्रा है, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल उस कंपाउंड की वह क्वांटिटी है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स पाए जाएंगे, चाहे वो कैटायंस हो, चाहे एनायंस हो, और चाहे आपके एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कोई आयंस हो, उतने ही पाए जाएंगे जितने की कार्बन के 12 ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या बता। बात समझ में आ रहा है? ओके, अगर इतनी सी बात अगर हमें समझ में आ गया तो हमें मोल कॉन्सेप्ट पता चलेगा, और इसी को क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। अब जब हम बोलते हैं 1 मोल एटम, एटम का मतलब जब किसी परमाणु की बात करते हैं, यानी 1 मोल परमाणु बराबर क्या हो जाएगा, एटम बराबर आपके पास हो जाएगा 6.022 इंटू 10 द पावर 23 एटम्स। कितने एटम्स के, 1 मोल एटम बराबर इतने हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल बराबर कितने हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 मोल आयंस के बारे में बात करते हैं, 1 मोल्स ऑफ आयंस, 1 मोल आयंस भी आपके इसी के बराबर हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 द पावर 23 आयंस। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आयन लिखेंगे, ये चीज सही है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन is equal to 6.022 into 10 the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब तो समझ में आया कि मैंने यहाँ पार्टिकल क्या लिखा। जब भी कभी हम 1 मोल बात करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि 1 मोल किसी भी पदार्थ की किसी भी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उतने ही परमाणु या अणु पाए जाते हैं जितने की कार्बन के 12 ग्राम परमाणु में होते हैं। ओके, अगर इतनी सी बात समझ में आ गया तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे इस चीज को निकाला गया, ये बात भी देखिए। ठीक, ओके, अगर ये चीज हमें पता है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, तो हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे, एक परमाणु का जो भार माना गया है वो स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया, तो एक परमाणु का जो भार आया वो आपके पास आया 1.99262648 इंटू 10 द पावर -23। कितना पाया गया, एक
कार्बन के एक परमाणु का जो भार है, सिर्फ एक परमाणु का भार है, वो कितना पाया गया? 1.996264 इंटू 10⁻23 पाया गया है। बात समझ पा रहे? अब हमें पता है जब 1 ग्राम की हम बात करते तो 1 ग्राम किसके बराबर आता है? कार्बन के 12 ग्राम के बराबर आता है। कार्बन 12 ग्राम के बराबर आता है, ये बात हमको पता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम परमाणु भार कितने के बराबर हुआ? 1 ग्राम परमाणु भार कार्बन के 12 ग्राम के बराबर हुआ। ठीक है, यानी कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार कितना हुआ? वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, किसके के बराबर हो जाएंगे? 12 ग्राम के बराबर हो जाएंगे। अगर 12 ग्राम के बराबर हो जाएंगे तो हम 1 ग्राम परमाणु में कार्बन परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1 ग्राम परमाणु में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 ग्राम, number of carbon atoms इन 1 ग्राम, इस तरह से लिखिए, number of atoms in 1 ग्राम of कार्बन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। 1 ग्राम कार्बन एटम्स में कार्बन की कितनी संख्या होगी? कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो कार्बन परमाणु की संख्या, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम में कितने के बराबर होता है? 12 होता है। और एक परमाणु का जो भार है वो कितना आपको मैंने बताया, इसके बराबर होता है एक परमाणु का भार। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 12/1.99264 इंटू 10⁻⁻23। ये चीज हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो वही वैल्यू आएगा जो इससे पहले आपका आया था 6.022, यहाँ पे 1367, कितना आएगा? 1367 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी हमें पता है कि कार्बन 1 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 12 ग्राम कार्बन के बराबर आ जाएंगे। वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम आ जाएंगे, ये बात पता है। अब 1 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, आपको पता है कार्बन का जो वेट है वो कितना है? 12 ग्राम अपॉन, आप क्या करेंगे? एक का जो वेट है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा। और इसी को बाद में एक जब हम कैलकुलेशन करते तो इतनी वैल्यू लेगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू लिया जिससे 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। यही हमारा क्या है? मोल कॉन्सेप्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमको कभी भी आप वेट निकालना होगा या नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा कि वेट ऑफ द एलिमेंट्स अपॉन, आप क्या करेंगे? उसका एक एटम का जो वेट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज निकल आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ओके। अब जब इतना सा चीज हम लोग समझ लेते तो हमारे पास जो डेफिनेशन आया था वो भी हम समझ सकते। और दूसरी कंडीशन, ओके ओके, अब हमारे पास आता है एक मोलर वॉल्यूम आता है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है या मोलर द्रव्यमान क्या होता है, ये बात समझने की कोशिश करिए। जब हम मोलर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो ये समझते हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नंबर ऑफ एटम्स इन अ लीटर इज इक्वल टू सेम। कहने का मतलब ये होता है, अवगाद्रो की जो परिकल्पना है उसके अनुसार ये पता चलता है कि जो आपके सामान्य ताप और दाब पर गैसों के जो आयतन होते हैं उसमें अणुओं की संख्या समान होती है। नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन द सेम वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर।
यानी टेम्परेचर और प्रेशर को अगर नहीं बदला गया है तो कोई भी गैस लीजिए, तो कोई भी अगर आप गैस लेंगे तो उसमें समान आयतन पे जो अणुओं की या परमाणुओं की संख्या होगी वो बराबर। अब इस चीज को समझने के लिए मान लेते कि एक बीकर ये है और दूसरा बीकर आपका ये चीज है, इस तरीके से ये भी फिल है ये भी। और ये क्या किया आपने, यहाँ पे 1 लीटर आपने और यहाँ पे 1 लीटर आपने, इसका आपका 25 डिग्री सेल्सियस है या इसको 0 डिग्री सेल्सियस है इस तरीके से, और आपके पास ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसमें 1 लीटर में इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें भी उतने ही होंगे। यही चीज कहा गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर को बराबर रखा जाए तो किसी निश्चित आयतन पे परमाणु या अणुओं की जो संख्या होगी किसी गैस में वो बिल्कुल फिक्स्ड होगी। अगर ये वैल्यू फिक्स्ड है तो एक चीज पता चल गया है कि 1 ग्राम अणुभार गैसों के अणुओं की संख्या को बताता, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, आपके पास वही वैल्यू आ जाएगा जो आपने लिखा, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये समझिए। तो 1 ग्राम की जहां हम बात करते हैं तो वो किसके बराबर आएंगे, अवगाद्रो की संख्या की, और वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर आएंगे। और ये जो होंगे वो किस लीटर में, आयतन को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, लीटर में किया जाता है। इसका मतलब इसमें भी आपके उतने ही होंगे, इसमें भी। यहाँ पे हम लीटर वर्ड नहीं लिखते, वहां पे 1 ग्राम लिख देते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी हमने 1 ग्राम लिखा, ठीक है। तो इसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो समान होगी, तो इसका मतलब इसमें भी आपके 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। जब नंबर सेम है इसका मतलब हुआ कि इसका जो आयतन होगा वो भी बराबर होगा, और आयतन के लिए आपने दिया है, और इसी को ही हम बोलते हैं मोलर आयतन। क्या बोलते हैं, क्योंकि 1 मोल के बराबर है, 1 ग्राम में आपके 1 मोल है, ये चीज है, तो मोलर आयतन के बराबर। और ये मोलर आयतन कितने के बराबर होता है ये बात समझिए, ये आपके एसटीपी पे, स्टैंडर्ड आपके टेम्परेचर और प्रेशर पे या एनटीपी पर इसका जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास 22.413996 22.413996 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यानी 1 मोल कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, 22.41 लीटर। इस चीज को जब हम बाद में कभी लिखते हैं या मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो वहां पे सिर्फ इतनी वैल्यू 22.4 लीटर, यानी 1 मोल जो आपका होगा वो कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। यही हमारा क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, बात समझ पा रहे हैं, ये चीज हमारा क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। अगर ये चीज समझ लेते हैं तो इतनी चीज अगर हम लोगों ने समझ लिया तो एक हम टॉपिक आगे स्टडी करते हैं, और इस चीज को याद रखिएगा, इसी मोल कॉन्सेप्ट से चूंकि रिलेटेड है, और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो कैसे, अगर हम एक मोल की बात करें, 1 मोल की अगर बात करें, इस तरह से हम इसको स्क्वायर में कर देते हैं, तो 1 मोल किसके बराबर हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएंगे, 6.1 मोल यहाँ पे ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएंगे। और ये किसके बराबर होंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब इतने नंबर, ये आ गया नंबर और ये आ गया आपका वेट आ गया, ठीक है। 1 ग्राम में इतने होंगे, उससे को 1 मोल बोलेंगे।
ये कंडीशन हुआ। दूसरी चीज, जब हम ये चीज लिख लेते तो ये किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास वर्सेस मास इन ग्राम इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, और ये किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब इस बात को समझने के लिए समझिए, जैसे हमने लिखा 1H2O, तो H2O जब हमने लिखा तो H2O किसके, 1 ग्राम H2O, यहाँ पे क्या है 1 ग्राम H2O, 1 ग्राम H2O किसके बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 आपके मॉलिक्यूल्स के बराबर आ गया। ठीक, और ये 1 ग्राम भी हो गया, ये बात समझिए। अब ये मॉलिक्यूलर मास अगर H2O का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18, कितना आएगा 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक, H2O के केस में 18, क्योंकि H2O का जो वेट होता है वो कितना होता है 18 होता है, तो 18 को हमने ग्राम में कर दिया, वही आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ये चीज समझे। अब इसको एटम के केस में समझे, 1 मोल ऑफ एटम जब इधर लिखते हैं तो 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगी, 1 मोल ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर हो जाएंगे, और ये कितने होंगे 1 ग्राम ऑफ एटम्स, 1 ग्राम ऑफ एटम्स हो जाएंगे। और 1 ग्राम ऑफ एटम्स हो जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, एटॉमिक मास के बराबर हो जाएंगे, एटॉमिक मास। जैसे अभी समझा था, कार्बन 12 का जो मास होता है वो 12 होता है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आ गया। ये बात समझ पा रहे हैं, और 1 ग्राम एटम के बराबर हो गया ये चीज, ये बात भी समझिए। दूसरा कंडीशन, जब इसको हम एसटीपी पे जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मोल आपके किसके बराबर होंगे, 1 मोल आपके ऑफ गैस, किसी भी गैस का कितने एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये किसके बराबर होंगे 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम आयतन के बराबर होंगे। बात समझ पा रहे हैं, ये बात समझिए। यहाँ पे ये यहाँ पे डिनोट करिए, इसको यहाँ पे डिनोट करिए, ये सारी चीजें। ठीक है, एक और आप लिख देते हैं यहाँ पे। और जब आपको पता है 22.4 लीटर्स जो होंगे वो कितने के बराबर होंगे, मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएंगे। ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी उस अणु का आपका मास होगा उसके बराबर ये हो जाएंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, इस चार्ट को ध्यान रखिए। दूसरा चीज हमारे पास आता है 1 मोल आपके किसके बराबर हो जाएंगे, यूनिट के बराबर हो जाएंगे, और वो यूनिट आयनिक कंपाउंड के लिए बात करेंगे। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड, ठीक, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, वहां पे फॉर्मूला मास बोलते हैं, या यूनिट से हम इसको बताएंगे। यहाँ पे ये भी 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे, इसके बराबर है 20 पॉइंट यूनिट्स के बराबर, और ये किसको डिनोट करेगा, फॉर्मूला मास। ठीक, फॉर्मूला मास क्यों, ये समझिए। जब आयनिक में क्या होता है, जब आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में 2 तरीके के आपके पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो एक आपके कैटायंस होते हैं, एक एनायंस होते हैं। तो जो कैटायंस और एनायंस है उसका अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट होता है कंपैरिजन टू जो कोवेलेंट आपके सॉलिड्स होते हैं, या कोवेलेंट जो आपके कंपाउंड होते हैं उसके कंपैरिजन में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें आयनों का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे उसकी जो अरेंजमेंट है वहाँ पे एक मॉलिक्यूल वर्ड ना यूज करके हम वो जब वो अरेंज होता है तो एक लैटिस बनाता है, लैटिस का मतलब जालक बनाता है। तो जालक के हम कॉन्स्टिट्यूंट वहाँ पे बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं। जितने आपके सोडियम आयन होंगे उतने ही क्लोराइड आयन होंगे किसी भी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में। और सोडियम क्लोराइड को जब हम लिखेंगे तो उसको फॉर्मूला मास उसका निकालेंगे, ना कि मॉलिक्यूलर मास में। बात एक ही है, दोनों का कैलकुलेट करेंगे। NaCl का जब आप 23 और 35.5 को आप ऐड करेंगे तो जितना आएगा वो आप फार्मूला मास वहां पे चूंकि बोलेंगे क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है इसी वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा आयनिक कंपाउंड। तो इतनी सी चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली आपके इसी में प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। ठीक, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।